है ना, कुछ लोग के फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोलकर है, कुछ लोग के मैनेजमेंट अकाउंटिंग बोलकर है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट एंड वेरी इजी, अगर आप समझ जाए तो, है ना। व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल मैनेजमेंट? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? सबसे पहला बात, कई लोग इसके वर्ड को ध्यान में रखते हुए फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल माने मनी टर्म्स में बात और उसको मैनेज करना, बस इतना ही जानते हैं। सब लोग सोचते हैं फाइनेंस को मैनेज करने को फाइनेंशियल मैनेजमेंट बोलते हैं, बस। असली में इसका मतलब तो यही है, लेकिन इसका इनर मतलब कुछ है, इनर मीनिंग, दैट इज कॉल्ड हिडन मीनिंग्स, कुछ इसके अंदर छुपा हुआ मीनिंग है, वो जानना बहुत जरूरी है। तो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज टू नो दैट कि हम लोगों के यहाँ रिसोर्सेज का कमी है, ये तो मालूम है, रिसोर्सेज का कमी है, हमेशा स्केर्सिटी रहा, इकोनॉमिक्स में पढ़े हम लोग। तो रिसोर्सेज की स्केर्सिटी के कारण हम लोग अपने रिसोर्स को सही जगह यूज करते हैं, है ना। सही जगह माने जहां पे ज्यादा दरकार है। फॉर एग्जाम्पल, हम आप लोग के घर के मैनेजमेंट का बात करते हैं, ठीक। आपके घर में लिमिटेड सामान है, लिमिटेड सामान, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम आपको। आपके घर में 3 किलो आलू है, 3 किलो आलू है, आपको उसको 3 दिन तक चलाना है, सुबह शाम सुबह शाम। तो आप क्या करेंगे? क्या वो उस 3 किलो आलू को आप पहले दिन ही आलू का पराठा, आलू का सब्जी और आलू का एक्सेट्रा 2-3 आइटम और बना के खत्म कर देंगे, कि उसमें से कुछ पोर्शन का सब्जी बनाएंगे और कुछ पोर्शन आप सेकंड डे के लिए छोड़ देंगे? आई थिंक सो आप सेकंड वाला ऑप्शन को ऑप्ट करेंगे, है ना। आप कुछ का सब्जी बनाएंगे और कुछ अगले दिन के लिए छोड़ देंगे, क्लियर हो गया। और उसको भी ऐसे जगह पे रखेंगे रिमेनिंग पोर्शन को जिससे वो खराब ना हो, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट ऑफ हाउसिंग, है ना। हाउसिंग मैनेजमेंट मम्मी लोग ज्यादा अच्छा से कर लेती है, वहीं पापा लोग करने जाते हैं तो नहीं हो पाता है ना। तो जिस तरह से मम्मी घर को मैनेज कर रही है, वैसे ही हम लोग बिजनेस में अपना रिसोर्सेज मैनेज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों के पास रिसोर्स लिमिटेड है, हम लोग के पास पैसा लिमिटेड है, हम लोग उस पैसे को कुछ ऐसा जगह इन्वेस्ट करें जहां पर हम लोग को पैसे से पैसा मिल सके। फॉर एग्जाम्पल, मैं फंड इन्वेस्ट करूं तो उस फंड से नया फंड जनरेट हो और मेरा फंड मेरे को फंड रिटर्न दे। इसमें 6 बार मैंने फंड कहा, बताइए क्यों? क्योंकि जो रुपया आप लगा रहे हैं वो रुपया ही आपको रुपया कमा के देगा। तो योर गुड एंड बेटर ऑप्शन विल गिव अस और गिव यू द बेटर रिटर्न, है ना। एक सही ऑप्शन आपको एक सही रिटर्न दे सकता है, क्लियर हुआ? तो कई आदमी सेविंग अकाउंट में पैसा जमा करते हैं, कई आदमी रियल एस्टेट में पैसा लगाते हैं, कई आदमी अपने पैसे को अपने बिजनेस में लगाते हैं। लगाते टाइम कुछ लोग तो सोचते हैं, कुछ लोग नहीं सोचते, लेकिन एक बिजनेसमैन जब भी पैसा लगाता है तो उसके बारे में वो सोचता है कि वो यहां से जितना कमाएगा, जिस जगह पे वो पैसा लगा रहा है वहां से वो जितना रुपया कमाएगा, क्या कहीं और जगह से उसको उससे ज्यादा इनकम हो रहा है कि नहीं? अगर कहीं और जगह पे ज्यादा इनकम हो रहा है तो वो यहाँ रुपया नहीं लगाकर उस जगह पे लगाएगा जहां पे उसको ज्यादा इनकम हो रहा है ना। क्लियर हुआ मेरा बात, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो आपके पास रुपया है, आपको रुपया हो सकता है आपके बैंक अकाउंट में 10 लाख रुपया है, ठीक। तो एग्जाम्पल लेते हैं, मेरे पापा मेरे लिए 10 लाख रुपए छोड़ के चले गए, वो 10 लाख को मैंने मिसयूज कर दिया, गलत जगह इन्वेस्ट कर दिया, मैं फिर से रोड पे आ गया ना, श्योर। तो मिसयूज कर दिया, उड़ा दिया, कुछ ऐसे बिजनेस में लगा दिया जिस बिजनेस का कोई तरक्की करने का स्कोप नहीं था, क्लियर हुआ? तो मेरा 10 लाख रुपया रखा हुआ भी कोई काम नहीं है ना। और वहीं पर एक आदमी था जिसका नाम था धीरू भाई अंबानी, उसके पास 5 रुपया था और वो आज 500 करोड़ का मालिक है ना, क्योंकि उसने 5 रुपए को सही जगह इन्वेस्ट किया और मैंने 10 लाख को सही जगह इन्वेस्ट नहीं किया, है ना। तो ये मिसमैनेजमेंट
और गलत इन्वेस्टमेंट ही एक आदमी को जीरो से हीरो बनाता है और हीरो से जीरो बनाता है। एक हिंदी में कहावत है, कुछ लोगों को समझ में आएगा, कुछ लोगों को नहीं आएगा। पूत कपूत तो क्या धन संचय, पूत सपूत तो क्या धन संचय। अगर पुत्र लड़का कपूत है, मतलब क्या, बदमाश है, तो आपका धन रख के कोई फायदा ही नहीं है, आपका फाइनेंस मैनेज ही नहीं होगा। फाइनेंस जो आप छोड़ के जा रहे ना, अगर बेटा उड़ा देगा। और अगर आपका लड़का अच्छा लड़का है, सपूत बने, अच्छा बच्चा, तो आपके पास नहीं भी रुपया होगा ना, तो रुपया पैदा कर देगा। उसको पैसा मैनेज करना आता है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम लोग को यही बताएगा, हर चैप्टर में एक ही चीज बताएगा कि रुपया जो हम लोगों को मिल रहा है, भले वो मेरा रुपया हो या किसी और का रुपया हो, उसको सही जगह इन्वेस्ट करना, जिससे मेरे को सही रिटर्न मिल सके। क्लियर हो गया? फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट with procurement is concerned with procurement of fund and its effective utilization। अब आप लोग को एक चीज बता दें, आप लोग साथ साथ में कॉपी करते रहिएगा, नहीं तो आप लोग का छूट जाएगा। तो मैं जो लिखता रहूंगा उसको साथ साथ में कॉपी करते रहिएगा। जब मैं बोलूंगा कॉन्सेंट्रेट या पेन डाउन, तो पेन रोक के सुन लीजिएगा। FM is concerned with procurement of fund and its utilization. Further, financial management is also interested with the functions of maintaining the working capital and distributing profits। Functions of financial management can be divided into following 4 sections। Number 1, acquiring of fund, utilization of funds, of funds, and third one, maintenance of working capital। Number 4 point, distribution of profit। हाँ, 15 सेकंड है, 15 सेकंड में अगर आप लोग ये पूरा हो गया तो हो गया, नहीं तो मैं कंटिन्यू करूंगा। कॉपी हो गया पूरा? चलिए,
क्या लिखा मैंने, जो मैंने कहा था वही लिखा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, फंड को कैसे प्रोक्योर किया जाए, उसको सही जगह लगाया जाए, इट्स इफेक्टिव यूटिलाइजेशन, इट्स इफेक्टिव यूटिलाइजेशन, उसको कैसे यूटिलाइज किया जाए। फर्दर फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज ऑल्सो इंटरेस्टेड विद द फंक्शन ऑफ मेंटेनिंग वर्किंग कैपिटल एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉफिट। इसके बारे में पूरा नीचे मैं एक्सप्लेन करूंगा अभी। फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस। पहला, जैसा कि हम लोग कॉर्पोरेट सेक्टर के बारे में बात करेंगे अभी। कॉर्पोरेट सेक्टर माने कंपनी, कंपनी के पास खुद का पैसा कम होता है और पब्लिक का पैसा बेसी होता है, मालूम है ना। और कंपनी पब्लिक से या तो इक्विटी शेयर बेचकर पैसा लेती है, या प्रेफरेंस शेयर बेच के पैसा लेती है, या तो डिवेंचर इशू करके पैसा लेती है, और या पब्लिक से लोन उठाती है ना। हाँ, ध्यान दीजिएगा। तो मैं क्या बता रहा था, मैंने कहा था फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड है और इफेक्टिव यूटिलाइजेशन है, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। अब ये कैसे होगा, या कुछ खास नहीं है, ध्यान दीजिएगा। 4 सेक्शन से ध्यान रखना पड़ेगा आपको। कोई भी मैनेजर, कोई भी एक कंट्रोल मैनेजमेंट वाले पोर्शन के आदमी को ये 4 चीज ध्यान रखना बहुत जरूरी है, इफ वो चाहता है कि वो ज्यादा अच्छा से अच्छा रिटर्न पा पाए। पहला बेटा एक्वायरिंग ऑफ फंड, फंड इकट्ठा करने के लिए कंपनी के पास इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर है, डिवेंचर है और लोन है। या तो इक्विटी शेयर इशू करे, या तो प्रेफरेंस शेयर इशू करे, या तो डिवेंचर इशू करे, या तो लोन ले। ये 4 तरीके से वो पैसा पब्लिक से उठा सकती है और पब्लिक से उठाकर मजा ले सकती है उसका बहुत दिन तक आराम से। तो पहले तो डिसाइड करना है कि हम किससे पैसा लें, किससे पैसा लेने में मेरा कम कॉस्ट पड़ेगा। कि पैसा लेना बड़ा बात नहीं है, पैसा लेने के बाद इसका पैसा भी रिटर्न करना पड़ेगा और साथ साथ में इसको हर साल के साल कुछ रिटर्न भी देना पड़ेगा। अगर आप लोन लेते हैं तो आपको ब्याज देना पड़ेगा, आज डिवेंचर लेते हैं तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, अगर आप प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर लेते हैं तो आपको डिविडेंड देना पड़ेगा। शेयर पे एक शेयर होल्डर को आपको डिविडेंड देना पड़ता है, अपने प्रॉफिट में से हिस्सा। तो कौन सा फंड ले जो मेरे को ज्यादा सुटेबल हो और मेरे को कम खर्चा में मिले। तो पहले डिसाइड करना है बेटा कि जिससे रुपया ले रहे हैं उससे कम खर्चा में किससे पड़ेगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट होता है बेटा यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। अगर आपको पता चल गया है कि आप कहां से फंड एक्वायर करेंगे, आप सोच लिए कि आपको डिवेंचर इशू करना है, भैया हम तो डिवेंचर इशू करेंगे और इसको साल का 10% ब्याज देंगे, खुशी का बात है। आप डिवेंचर इशू करके पैसा ले लिए, अब उस पैसे को ऐसा जगह लगाना है, ऐसा जगह लगाना है जहां पे जितना हम ब्याज दे रहे हैं उससे ज्यादा रिटर्न मेरे पास है। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्लास में सभी लोगों से 10% ब्याज पर रुपया उठाया, सब बच्चा लोग मेरे को विश्वास करता है ना ना सर तो वापस कर ही देंगे, कहां भागेंगे पढ़ाना छोड़कर। तो 10% ब्याज पे आज सभी लोगों से रुपया उठाया। अब आप लोग का रुपया हम कहीं इन्वेस्ट करें तो वहां पे मेरे को 10% से ज्यादा रिटर्न मिलना चाहिए, है ना, पक्का बात। अगर 10% से ज्यादा रिटर्न नहीं मिलता है तो मेरा यूटिलाइजेशन ऑफ फंड रॉन्ग हो जाएगा, मेरा इन्वेस्टमेंट रॉन्ग हो जाएगा, है ना। अगर मेरे को 9% रिटर्न मिलता है मान लो, तो मेरा तो 1% करके हर साल का नुकसान है, क्योंकि आपको तो हमको 10% देना ही पड़ेगा ब्याज, और अगर हमको 12% मिलता है तो मेरा हर साल का फायदा कितना है, 2%। तो पहले पता लगाओ तुम किससे फंड ले रहे हो, फिर पता लगाओ कि जितना उसको दे रहे हो उससे ज्यादा तुमको कहीं और इन्वेस्ट करके मिल भी रहा है कि नहीं मिल रहा। दैट इज कॉल्ड यूटिलाइजेशन ऑफ फंड। क्लियर हो बेटा। तो फंड पहले लो फिर सही जगह यूटिलाइज करो। थर्ड वन, मेंटेनेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल। मेंटेनेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल क्या होता है इसको मैं डिटेल में बताऊंगा थोड़ा रुक के, ठीक है ना। मेंटेनेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ये सारा कुछ। अभी हम लोग सिर्फ एक्वायरिंग और यूटिलाइजेशन के बारे में बात करें। क्लियर बेटा। चलिए एक्वायरिंग के बगल में हम लिखते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन। यूटिलाइजेशन ऑफ फंड के बारे में लिखते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन। मेंटेनेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल के बारे में लिखते हैं लिक्विडिटी डिसीजन। काइंडली अभी मत पूछिएगा, मैं बाद में इसको डिस्कस करूंगा, थोड़ा रुक के। डिविडेंड डिसीजन।
प्रॉफिट के सामने। साथ साथ में कॉपी करते रहे जिससे टाइम यूटिलाइज हो सके सही जगह पे। समय भी कीमती है ना। हाँ। लिख लिया आप लोगों ने? चेंज कर दें? शैल आई चेंज? फाइनेंसिंग डिसीजन क्या होता है? पहला वाला था ना एक्वायरिंग ऑफ द फंड, एक्विजिशन ऑफ फंड, उसमें था बेटा फाइनेंशियल डिसीजन। मैं ऑलरेडी लिखा हुआ है मेरे पास, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। एट द टाइम ऑफ टेकिंग दिस डिसीजन द फॉलोइंग स्टेप्स आर फॉलोड। ये डिसीजन ले रहे आपको ये सारे स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। मतलब क्या क्या स्टेप्स है ये जो मैंने कहा है वही लिखा हुआ है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंड रिक्वायर्ड, पहले पता लगाइए कि कहाँ कहाँ से आपको फंड मिल सकता है। मैंने कहा था 4 तरह से फंड मिल सकता है, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, डिवेंचर, लोन, है ना। तो पहले आइडेंटिफाई करिए कहाँ कहाँ से आपको फंड रिक्वायर्ड होगा, ठीक। उसके बाद आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिसोर्स ऑफ फाइनेंस, क्या किस जगह से हमको, पहले तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंड बने कितना रुपया चाहिए, कितना रुपया चाहिए, आइडेंटिफाई करो कितना फंड रिक्वायर्ड है, कहां से आएगा, कहां से मिलेगा। तो पहले आइडेंटिफाई करो तुमको फंड कितना रिक्वायर्ड है, कितना रुपया चाहिए, वो रुपया तुमको कहां से मिलेगा, रिसोर्सेज ऑफ फाइनेंस। क्लियर हुआ? पक्का? मान लो मेरे को 10 करोड़ रुपया चाहिए, कितना रुपया चाहिए बिजनेस के लिए, 10 करोड़। तब हम पता लगाएंगे 10 करोड़ मिलेगा कहां से भैया। वे 10 करोड़ मिलने का जरिए 4-5 तो है, या शेयर बेचो, या लोन लो, या डिवेंचर इशू करो, कुछ भी करोगे तुमको 10 करोड़ रुपया मिल जाएगा। ये 2 पॉइंट हो गए। उसके बाद डिटरमाइन करो ऑप्टिमम फाइनेंस मिक्स। ये क्या है ऑप्टिमम फाइनेंस मिक्स? ऑप्टिमम फाइनेंस मिक्स का मतलब होता है बेटा डेब्ट इक्विटी रेशियो। डेब्ट इक्विटी रेशियो माने व्हाट डू यू मीन बाय डेब्ट इक्विटी रेशियो? डेब्ट माने उधारी, लोन, इक्विटी माने मालिक का हिस्सा, इक्विटी माने मालिक का हिस्सा, ओनर का हिस्सा, और डिवेंचर माने आउटसाइड डेब्ट। ठीक है बेटा? तो इसको मेंटेन करके चलना पड़ता है। मेंटेन माने क्या, एक ऑप्टिमम फाइनेंस मिक्स होता है, यानी क्या हर कंपनी का एक लिमिट होता है कि इतना लोगों से इतना लेना है, इतना लोगों से इतना लेना है, उस मिक्स को वो चेंज नहीं करता। एग्जाम्पल मान लो 2:1 के रेशियो में, क्या रेशियो बेटा 2:1 के, यानी 2 डेप्ट रहेगा तो 1 इक्विटी रहेगा। तो अगर तुम एक डेप्ट और करोगे तो उसके हिसाब से आपको इक्विटी भी इश्यू करना पड़ेगा। आई अगेन रिपीट, मान लो डेप्ट माने डिवेंचर, इक्विटी माने इक्विटी शेयर, मान लो, तो मान लो तुम्हारा डिवेंचर बढ़ रहा है 1 लाख रुपए से और तुम्हारा रेशियो है 2:1, क्या है बेटा 2:2, यानी 2 रहेगा डिवेंचर तो 1 रहेगा इक्विटी, 2 रहेगा डिवेंचर तो 1 रहेगा इक्विटी, 2 डेप्ट 1 इक्विटी। तो अगर आप 1 लाख रुपए का डिवेंचर इश्यू करते हैं तो डेप्ट बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, तो कितना इक्विटी शेयर लेना पड़ेगा 50,000। इसको बोलते हैं मिक्स, ऑप्टिमम मिक्स, अपना मिक्स को मेंटेन करते हुए चलना। क्लियर बेटा? तो इसको बोलते हैं फाइनेंस मिक्स। तो इसका फाइनेंस मिक्स का एक ऑप्टिमम लेवल है, ऑप्टिमम लेवल है जिसके ऊपर आप जा सकते नहीं है, वहीं आपको वहीं तक आपको रहना पड़ेगा। क्लियर बेटा? नेक्स्ट वन, रेजिंग द फाइनेंस, लास्ट वाला, लास्ट पॉइंट तो मालूम ही है। पहला पॉइंट कितना रुपया चाहिए, दूसरा पॉइंट कहां से रुपया आएगा, तीसरा पॉइंट किस तरह से ले, किस रेशियो में ले जिससे कि प्रॉब्लम ना हो, चौथा चीज मेन रेजिंग द फाइनेंस, फाइनेंस ले लो, खत्म। नोट में मैंने लिखा है डेब्ट इक्विटी प्रेफरेंस शेयर आर द बिगेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस। मैंने बता दिया सबसे बड़ा सोर्स ऑफ फाइनेंस क्या है, डिवेंचर, इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर। वहीं से रुपया आता है तो कंपनी चलती है, नहीं तो कंपनी चल पाएगी। और ऑप्टिमम फाइनेंस मिक्स के बारे में लिखा है दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी वेयर मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर इज मैक्सिमम। ऐसा रेशियो करो कि मार्केट में मेरा दाम हमेशा बेसी रहे, ऐसा ना हो जाए
कि हम डिवेंचर ज्यादा इशू कर दिए, तो डिवेंचर का मैंने होता है लोन। डिवेंचर मैंने क्या होता है बेटा? लोन। डिवेंचर इशू करो चाहे लोन लो, बात एक ही है। तो कोई आदमी ज्यादा लोन ले लेता है, मान लो बहुत ज्यादा लोन लेता है, मान लो 1 करोड़ का लोन ले लिया, क्या होगा? मार्केट में उसका पोजीशन खराब हो जाएगा। पोजीशन खराब हो जाए, बोला अरे बाप रे इतना तो लोन लेके रखा है, लोन वापस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा? तो उसका मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर घट जाता है, गुडविल खत्म हो जाता है। इसीलिए हर आदमी लोन लेते हुए पहले भी सोचता है कितना लोन ले, जिससे मार्केट में हमारा गुडविल बना रहे। इक्विटी शेयर इश्यू करते टाइम भी सोचता है कितना इक्विटी शेयर इश्यू करे। उसी को बोलते हैं ऑप्टिमम फाइनेंस मिक्स। क्या बोलते हैं बेटा? ऑप्टिमम फाइनेंस मिक्स। क्लियर हुआ? चलिए फिर पे ध्यान दीजिए। ये सारा कॉपी कर लिए होंगे आप लोग तो। एक मिनट रुक जाइए। यहाँ पे लिखा हुआ भी है ऑप्टिमम फाइनेंस मिक्स इज कॉम्बिनेशन ऑफ डेब्ट इक्विटी वेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर इज, मेरा शेयर का मार्केट वैल्यू नहीं घटना चाहिए। मार्केट में शेयर का दाम घटा तो कंपनी का गुडविल खत्म हो जाता है, फिर वो कंपनी में कोई इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। और जिसका मार्केट वैल्यू बेसी रहता है उसको हमेशा फंड मार्केट से मिलता रहता है। ठीक है जी। मैंने कहा था इक्विटी शेयर, डिवेंचर और प्रेफरेंस शेयर आर द बिगेस्ट सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो ये सब के बारे में डीप नॉलेज होना बहुत जरूरी है। अगर नहीं मालूम होगा डिवेंचर का सारा नियम कानून, डिवेंचर के बारे में सारा कुछ, डिवेंचर क्या होता है, इंटरेस्ट देते हैं, टैक्स देते हैं कि नहीं देते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत कुछ है इसमें डिवेंचर को लेके। तो अगर ये सब नहीं मालूम होगा, डिवेंचर के बारे में डिटेल नहीं मालूम होगा, तब आगे आप सम को फॉर्मूला से कर पाएंगे, कॉन्सेप्ट से नहीं कर पाएंगे, कॉन्सेप्ट नहीं आएगा। इसलिए पहले हम आपको एक एक करके सबके बात बताएंगे। डिवेंचर, व्हाट डू यू मीन विद डिवेंचर? लॉन्ग टर्म लोन। डिवेंचर इज अ लॉन्ग टर्म लोन। नंबर 1, डिवेंचर इंटरेस्ट इज टैक्स deductible. We will save taxes. Interest is paid irrespective of profit or loss. Third point, further redemption is also to be done. 4 number point, debenture holder do not